इंडिया का युद्ध कोई नया युद्ध नहीं है, चाहे आप 1965 का वॉर ले लो या फिर 1971 का, चाहे आप पुलवामा अटैक ले लो या पहलगाम अटैक ले लो या फिर आप 26/11 अटैक जो मुंबई पे हुआ था आप वो ले लो। यानी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेररिज्म की तरफ भी सपोर्ट अपना दिखाता ही दिखाता है। और एक नया डिस्प्यूट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वो है सर क्रीक का डिस्प्यूट, जहां पर अभी अभी राजनाथ सिंह जी ने भी एक स्टेटमेंट बोली है दशहरा वाले इवेंट पे। वो क्या है, जहां पर हमने लड़ाई देखी है कश्मीर को लेकर, जहां पर हमने लड़ाई देखी है ग्राउंड लेवल पर पीओके को लेकर, वहीं पर ही एक छोटी सी लड़ाई यहां पर भी चलती है सर क्रीक को लेकर, जहां पर राजनाथ सिंह जी ने दशहरा पर भुज पे एक कुछ स्टेटमेंट कही है। तो ये पूरा सिनेरियो क्या है, यहां पर लड़ाई किस चीज की, ये क्रीक क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में आज की वीडियो में जानते हैं। तो मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जो ये क्रीक है, ये जो क्रीक है, क्रीक एक तरीके की एक लाइन है, एक बाउंड्री है। तो क्या चीज होती थी, और ये जो बाउंड्री है ये 96 किलोमीटर तक की बाउंड्री है। आप जहां पर ये वाला एरिया देखोगे, ये वाला एरिया देखोगे, तो जब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि जब अंग्रेज का राज चल रहा था, तो इस गुजरात में इस कच्छ वाले एरिया में राजा रहते थे। अब राजा पे डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं था ब्रिटिशर्स का, तो यहां का जो रूल करते थे राजा करते थे। लेकिन वहीं पर सिंध जो आज की डेट में पाकिस्तान के अंडर है, इस पे कंट्रोल करता था ब्रिटिशर। अब यहां ये वाली जो लाइन है सर क्रीक वाली जो लाइन है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, यहां पर क्या होता था, यहां पे फिशरमैन्स आते थे, यानी कि मछुआरे आते थे, और यहां का रेवेन्यू जो होता था वो काफी सारा मतलब डिस्प्यूटेड रहता था। ये वाले बोलते थे यहां का रेवेन्यू हम लेंगे, ये बोलते थे यहां का रेवेन्यू हम लेंगे, तो लड़ाइयां चलती रहती थी। तो ब्रिटिशर ने सोचा कि भाई चलो इसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। इन्होंने बुला लिया सर क्रीक। सर क्रीक से बोला गया कि भाई आप इस बाउंड्री को बांट दो बराबर हिस्से में। सिंध ने बोला जो ईस्टर्न रीजन की जो बाउंड्री है वो हमारे पास रहेगी। वहीं पर ही कच्छ बोलते हैं, हमारे जो राजा साहब थे वो ये बोलते हैं कि नहीं भाई, एरिया को बराबर हिस्सों में बांटा जाए, यानी कि थेलवाग, यानी कि थेलवाग प्रिंसिपल। थेलवाग प्रिंसिपल जो यूज होता है वो वाटर्स को लेकर, यानी कि रिवर्स को लेकर वो होता है। थालवेग प्रिंसिपल जो रहता है वो वाटर्स को लेकर, वाटर्स यानी कि रिवर्स को लेकर होता है। अब एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो एरिया है ये एस्चुरी है। एस्चुरी मतलब कि मार्शी लैंड है, यानी कि दलदल एरिया है ये वाला। यहां पर ना कोई लोग रह रहे हैं, ना यहां पर कोई बसेरा है, ना यहां पर कोई जीवन जी सकता है, यानी कि लाइवलीहुड का रीजन नहीं है। अब जब यहां पर बातें चल रही थी कि भाई ये वाला एरिया कैसे डिवाइड करा जाए, तो जब 1914 का रिजोल्यूशन साइन करा गया, जब 1914 का रिजोल्यूशन साइन करा गया, तो वहां पर एक चीज बोली गई। 1914 का जब रिजोल्यूशन साइन करा गया था उस दौरान में एक चीज बोली, कागज बना था, उस कागज में भी एम्बिग्विटी का वर्ड यूज करा गया था, यानी कि ये जो लैंड बाउंड्री है ये डिस्प्यूटेड ही रही। और इंडिया इस बात पर खेलता रहा कि भाई ये वाला जो है ये डिवाइडेड होगा, थेलगाम प्रिंसिपल्स पे होगा, और वहीं पर पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था जब 1947 का पार्टीशन हो गया था कि भाई ये वाला जो पूरा ईस्टर्न रीजन है ये वाला हमारा है। 1925 के मैप से भी देखा गया, और उस मैप में भी दो तरीके की बाउंड्री दिखा रखी थी, यानी कि बाउंड्री लैंड अभी भी डिस्प्यूटेड था 1925 तक। एक लाइन बोली गई थी 1914 का जो रिजोल्यूशन है, तो उसमें लाइन बोली गई थी, बाउंड्री शैल फॉलो द मिड चैनल ऑफ नेविगेबल वाटरवेज। इसका मतलब यह है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये थेलगा, ठीक है ना, थेलगाम प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर बात कर रहा है। अगर उसके ऊपर बात कर रहा है तो यानी कि वो बाउंड्री इंडिया की होनी चाहिए। वहीं पर इस एग्रीमेंट में यह भी बात कर रहा था कि जो सर क्रीक की बाउंड्री है वो ईस्टर्न रीजन को दे दी जाए। अगर ईस्टर्न रीजन को दे दी गई तो भाई यानी पाकिस्तान की हो गई। यानी एक रिजोल्यूशन में दो लाइंस बोली गई थी, यानी कि भाई डिस्प्यूट तो उस दौरान में क्लियरली दिखाई दे रहा था, यानी वहां पर भी क्लियर नहीं करा गया था ये बाउंड्री किसकी है। जब ये नहीं पता लग रहा था ये बाउंड्री किसकी है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा था कि ये वाली बाउंड्री मेरी है, वहीं पर ही भारत क्लेम कर रहा था कि ये वाली पर्टिकुलर जो बाउंड्री है ये वाली मेरी बाउंड्री है। उसके बाद अब समझने की बात यह है कि ठीक है, ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में सर क्रीक का लाइन डिवाइड कर दी, लेकिन वो लाइन रिजॉल्व नहीं हो पाई। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो मार्शी लैंड वाला एरिया है जो आप इस वाले मैप में देख रहे हो, ठीक है, जो आप इस वाले मैप में देख रहे हो, इस वाले मैप में ये दिखा रखा है कि भाई जो यहां पे जमीन है अगर ये किसी के कब्जे में आ गई तो यानी कि 250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उस कंट्री के पास चला गया। यानी सारी की सारी ऑयल्स, रिफाइनरीज,
मैराइन्स के जितने सारे रिसोर्सेज है वो उस कंट्री के पास चले जाएंगे। अब ये समझ लो कितने बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा उसको। और ये सिर्फ इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से नहीं है, पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब 26/11 टेररिज्म अटैक ले लो, अब 26/11 टेररिस्ट अटैक ले लो, यहां से वो घुसे थे। अब ये वाला जो पाकिस्तान वाला एरिया है, अब जो पाकिस्तान वाला एरिया है वो वहां पर जा सकते हैं, इंडिया कुछ नहीं कर सकता है। और यहां से आकर आप सीधा देखोगे, सीधा आप मेन लैंड पर आकर टकराते हो, सीधा मेन लैंड पर आकर टकराते। अगर इंडियंस के सोल्जर्स भी यहां से गए और सीधा ये क्रीक की लाइन क्रॉस कर दी तो यानी पाकिस्तान के मेन लैंड में ये पहुंच जाएंगे। और यहां पर देखा जाता है जो फिशरमैन्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो यहां पर आके मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं और वो करते करते मतलब कि मछली पकड़ते पकड़ते एक दूसरे की बाउंड्री में चले जाते हैं और फिर हैवी पनिशमेंट, उनको पकड़ लिया जाता है। उनके साथ क्या क्या चीज होती है फिर तो आपको पता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान कितने घुसैल वाले वो हैं। लेकिन क्या ही करेगा पाकिस्तान भाई, ठीक है। और जब 1925 का मैप आया था तो 1925 के मैप में भी थेलगाम अप्लाइज ओनली टू रिवर, सिर्फ जो इस वाले मैप में था ये वाली चीज बोली गई थी कि भाई मिड चैनल पिलर्स की पोजीशन है, यानी कि इस मैप में भी कहीं ना कहीं दिखा रखा था कि एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है, अनरिजॉल्व्ड है। वहीं पर ही पाकिस्तान ने एक काम करा कि सर आप ये कैसे एप्लीकेबल कर सकते हो, आप कैसे मान सकते हो कि ये वाला जो एरिया ये इंडिया के ऊपर है। इंडिया बोल रहा है थेलगाम प्रिंसिपल के उससे ये वाला एरिया हमारा है, लेकिन वो तो रिवर्स के लिए होता है। और ये जो लाइन है ये तो एस्चुरीज है, यानी कि तो दलदल ये मार्शल एरियाज है। किस चीज के ऊपर? तो काफी सारी चीजें इसके ऊपर चल रही थी, इकोनॉमिक जोन्स इसके ऊपर चल रहे थे। और धीरे धीरे 2019 के बाद से पाकिस्तान भी इसके ऊपर कब्जा करने लग गया था, धीरे धीरे अपनी आर्मी बिठा रहा था, नेवल कोस्टल रीजन्स में बिठा रहा था, समझ रहे हो, कोस्टल रीजन्स में बिठा रहा था वो अपनी। और ये इकोनॉमिक जोन जो है ये लोकल फिशरीज के लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहा है। इंटरनेशनल लॉ ये बोलते हैं अगर कोई एक दूसरे की बाउंड्री क्रॉस कर देता है तो उस पर कुछ पेनल्टीज लगेंगी, लेकिन अगर इंडिया का कोई फिशरमैन पाकिस्तान में चला जाता है, तो पाकिस्तान का कोई फिशरमैन इंडिया पे आ जाता है तो उसको काफी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डिटेन कर लिया जाता है, जहां पर आता है कि अब उस इंसान का क्या। एक हाल ही में एक स्टेटमेंट बोली है इन्होंने, अब हाल ही में ही राजनाथ सिंह जी ने बुध दशहरा पे कल ही एक स्टेटमेंट बोली है, वार्निंग टू पाकिस्तान ओवर सर क्रीक। और ये वाली लाइन, ये वाली चीज भी कह दी है कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक के ऊपर कुछ भी दिक्कत करी, कुछ भी ऐसा कब्जे वाली चीज करी, तो भाई उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल दी जाएगी। और ये स्टेटमेंट बोली है डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। जहां पे लड़ाई कश्मीर की होती थी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वेस्टर्न रीजन को भी कब्जा करने चला था। अबे हलवा है क्या, आर्मी तुमसे संभल नहीं रही। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, क्या मिसाइल्स, क्या उनकी एयरफोर्स सिस्टम, भारत का भाई अनमैचेबल। और आप देखा भी होगा जितने भी सारे युद्ध हुए या फिर एशिया कप भी अगर हुआ है तो भाई पाकिस्तान तो हमेशा हारा ही है। अब आप समझ गए होंगे। अब ये वाली चीज जो है राजनाथ सिंह जी ने ये वाली चीज बोली थी, पाकिस्तान पर एक्विजिशन लगाया था कि उसके जो इंटेंशंस हैं वो गलत इंटेंशंस हैं, वो कहीं ना कहीं भारत पे कब्जा करना चाह रहा है, चाहे वो टेररिज्म की तरफ करना चाह रहा है, टेररिज्म के थ्रू करना चाह रहा है, या फिर वो हमला करके करना चाह रहा है, लोगों को कब्जा करना चाह रहा है, जितने भी सारे अनडिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो अपनी तरफ लेना चाह रहा है। 2019 से पाकिस्तान डायरेक्टली अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है सर क्रीक वाले एरिया में। डिफेंस बोट हो गई हैं, बटालियंस हो गई हैं, असॉल्ट क्राफ्ट्स हो गए हैं, ये सारी की सारी जो नेवल पोस्ट हैं ये कहीं ना कहीं वहां पर फिक्स कर रहा है। और सीधा वार्निंग दे दिया अगर हमला हुआ तो भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी तुम्हारी बढ़ा दी जाएगी। अब एक बात समझ में नहीं आ रही, अब एक बात समझ में, पाकिस्तान ये वाली चीज कर क्यों रहा है? अगर पाकिस्तान ये वाली चीज कर रहा है तो इसके ऊपर बात क्यों नहीं हो पा रही है? बाद में इंटरनेशनल भी आई थी, इंटरनेशनल बॉडीज भी आई थी ये वाला मैटर रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन वो उनसे भी ये वाला मैटर रिजॉल्व नहीं हो गया, वो भी हाथ जोड़ के भाई ऐसे चलेगा। और आज के डेट में भी ये जो लैंड बाउंड्री है डिस्प्यूटेड है। ईस्टर्न जो रीजन है वो बोलता है पाकिस्तान ये हमारा है, वेस्ट जो दूसरा वाला रेड वाला जो एरियाज है वो इंडिया बोलता है कि वो हमारा है, और ये डिस्प्यूटेड ही रहा है, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले लोग थोड़े से खतरा यानी कि डेंजर महसूस करते हैं। अब आप मुझे बताइए इसके ऊपर कोई बाउंड्री कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों बात नहीं कर रही है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस लैंड बाउंड्री का डिस्प्यूट रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रही है? ये बात यूएन तक क्यों नहीं जा पा रही है? क्या ये यहां पर पॉलिटिक्स जो है
सिर्फ इसी चीज पर खेली जा रही है, जहां पर ऐसा लगता है सरकार को कि यार अगर हम हार रहे हैं तो चलो एक नया युद्ध ला दो, चलो ठीक है पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। या ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, पॉवर्टी का हो गया, इन्फ्लेशन महंगाई का हो गया, इन सब टॉपिक्स को दबाया जा रहा है और जैसी बात बीजेपी पर आती है वो तुरंत के तुरंत वॉर की तरफ कर देता है। या फिर ये सिक्योरिटी को लेकर कोई एक क्वेश्चन है कि नहीं ये सिक्योरिटी है और भारत की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी आगाह करना जरूरी है। ये मेरा ओपिनियन था। अब आपका क्या ओपिनियन है कि ये सरकार पॉलिटिक्स है या फिर सिक्योरिटी की तरफ से लिया हुआ राजनाथ सिंह जी का स्टैंड बिल्कुल सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, मी विकास नागर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।